इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक apparent depth and apparent height of an object kept inside a medium when viewed from other medium। तो इसमें ये हो गया कि ऑब्जेक्ट एक मीडियम के अंदर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जर्वर होगा हमारा अदर मीडियम में। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्रैक्शन फेनोमेना अगर होता है तो अगर हम एक लाइट रे के पाथ को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हर रिफ्लेक्शन और हर रिफ्रैक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी हम लोग जो जाएंगे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट अ बाउंड्री। और हम लोगों ने बात ये किया था कि जब भी हमारा रिफ्रैक्शन फेनोमेना या रिफ्लेक्शन फेनोमेना हो इमेज का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन उस इमेज को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ आई ऑफ ऑब्जर्वर, जो हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया था पहले। तो अभी हम लोग लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक प्लेन बाउंड्री ले लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन बाउंड्री। हम लोग जो है एक सोर्स यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया हमारा एस। ये ले लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ले लेते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एक हम लोग यहाँ पे बनाते हैं नॉर्मल एट बाउंड्री पासिंग थ्रू सोर्स। तो ये हो गया नॉर्मल एट बाउंड्री पासिंग थ्रू सोर्स और ऑब्जेक्ट वी कैन से पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉर्मल एट बाउंड्री पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट को हम पी दे देते हैं। अब इन जनरल अगर हम इमेज के फॉर्मेशन का बात करने जाते हैं तो हमको दो या दो से ज्यादा रे का जरूरत है। पहले हम लोग देखते ये हैं कि जितने भी लाइट रे हम बोलेंगे P के आसपास फॉल करेगा, तो P के आसपास अगर हम ये सारे लाइट रेस को लेते हैं तो उसके केस में हमारा जो नॉर्मल बनाते हैं यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो वैल्यू बहुत ही कम होगा। तो ऑल लाइट रेज दैट फॉल क्लोज टू P are called paraxial ray because for that angle of incidence will be very small, and as we know that if angle of incidence will be small, that angle of refraction will be very small. So for paraxial ray angle of incidence and angle of refraction will be very small. So we can write sin I equals to tan I, that can be written approximately equals to I. Similar sin R approximately equals to tan R, that can be written approximately equal to R. And cos I and cos R can be approximated to 1 in that case. So and small angle of incidence means angle of incidence should be less than 7 degree, maximum we can stretch up to 8 degree. So all light rays which fall close to point P lying on the boundary, that point is normal at the boundary passing through object. तो एक चीज हो गया कि यहाँ के इसके क्लोज जितने भी लाइट रे फॉल करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेक्सियल रे। और पैरेक्सियल रे को छोड़कर जितने भी रे होंगे वो सब कहलाएंगे हमारे मार्जिनल रे। ठीक है, पैरेक्सियल रे की वजह से जो इमेज हमारा फॉर्म करेगा, और जो मार्जिनल रे लेते हैं किसी पॉइंट के आसपास अगर मार्जिनल रे चूज करते हैं तो उसकी वजह से इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो दोनों एक पोजीशन पे यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि इसमें केस ये हो गया कि अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर हम लेते हैं तो उसमें जो इमेज का जो पोजीशन है उसमें स्मॉल चेंज आता है। इसलिए अगर हम लोग बात करें पोजीशन ऑफ इमेज जो हमारा व्यू करेगा एक ऑब्जर्वर, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज का ही बात करते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। वी कैन से दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ where light ray falls on the boundary, or we can say angle of incidence. तो अब ये हो गया, इसका सीधा मतलब हो गया कि पैरेक्सियल से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, मार्जिनल से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा,
उस केस में हमारा पोजीशन ऑफ इमेज में स्लाइड चेंजेस आता है। तो जहां तक पायरेक्सल से रिलेटेड क्वेश्चंस का अगर बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब के लिए हम लोग क्या डिराइव करेंगे, इक्वेशन। लेकिन अगर मार्जिनल रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उसमें हमको पता है कि वी हैव टू यूज, एज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन नाउ, सो वी हैव टू यूज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, अब पहले एक इमेज का फॉर्मेशन का बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पे एक बाउंड्री लिया सेपरेटिंग टू मीडिया। अभी डिस्कस करने के लिए इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ले लेते हैं या ऑप्टिकली रेयर मीडियम ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हो गया एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और ये हम लोग ले लेते हैं P, जो बाउंड्री पे लाई कर रहा है पॉइंट। और इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, मतलब इसके आसपास जितने रे फॉर्म कराएंगे उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा स्मॉल होगा। अब मान लो कि जो हम उस रे के बारे में बात करते हैं जो यहां पर फॉल करता है, एक अगर इमेज फॉर्मेशन को लेके जाएंगे, ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑल पोजीशंस आर टेकन रिलेटिव टू द बाउंड्री, मतलब अगर हम जितना भी इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन सबका बात करेंगे, वो कहां से बात करेंगे, रिलेटिव टू द बाउंड्री, मतलब P से। तो अगर हम P से देखते हैं तो ये जो S का पोजीशन है, दिस पोजीशन ऑफ S इज कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं मान लो D नॉट से, तो D नॉट हो गया मेरा एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू P। ठीक है, अब इमेज फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने यहां से बात किया कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम दे रखा है, इसका मतलब दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रांसमिटेड रे, तो ये हो गया मेरा ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, अब हम लोग बात ये करते हैं कि अगर इस रे को हम पीछे की तरफ खींचे तो यहां पे आ गया। अब एक रे लेते हैं मान लो जो नॉर्मली इस पर जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, उसके हिसाब से ले लेते हैं, ये ट्रांसमिटेड हो गया। अब ये दो ट्रांसमिटेड रेज एक दूसरे को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वैसे अगर हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं तो एक चीज है कि इसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन के लिए हम कम से कम 2 रे लेंगे इसके पास में, मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग लेते हैं मान लो यहाँ पे सोर्स, तो हम लोग एक रे लेंगे ये वाला और एक रे ले लेते हैं मान लो ये वाला। अब यहां पे जाएंगे, दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस विल ऑल्सो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ले लिया हम लोगों ने। अब ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्जिंग होगा, हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको भी हम जो है पीछे की तरफ खींचेंगे और इमेज जो है हमारा यहां कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअली हम देखते ये हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज, एक्चुअल पोजीशन है उससे हमारा जो अलोंग द नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, साथ में हमारा अगर देखें तो ये जो नॉर्मल है इससे ऑब्जेक्ट इस नॉर्मल वाले पे लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन इससे थोड़ा जो है राइट की तरफ बनना है। तो हमारा जो है थोड़ा सा इसमें जो डेविएशन आता है इमेज का पोजीशन वो नॉर्मल से भी शिफ्ट आता है हमारा, और अलोंग द नॉर्मल मतलब पैरेलल टू द बाउंड्री भी शिफ्ट आता है हमारा, और नॉर्मल टू द बाउंड्री भी शिफ्ट आता है। बट हम लोगों के सिलेबस में मोस्टली जो ये किया गया है कि इस शिफ्ट को जो है इग्नोर करके हम चलते हैं टू सम एक्सटेंट, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है नॉर्मल शिफ्ट पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो एक्चुअल सिनेरियो तो हमारा इस तरह का रहता है, बट विल बी टॉकिंग अबाउट मोस्टली, इसीलिए मैंने इस रे को चूज किया। अदरवाइज जब भी हम रे फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे इसके आसपास के रे को लेकर के चलेंगे। तो एक चीज इसके आसपास का रे लेते तो एग्जैक्टली यहां पर इस लाइन पे न ला करके थोड़ा इधर उधर का चेंज आता है, बट उसको अगर हम टू सम एक्सटेंट इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि वो चेंज जो शिफ्ट होगा दैट विल बी स्मॉल।
बट ये नॉर्मल शिफ्ट हमारा स्मॉल नहीं होगा, तो नॉर्मल शिफ्ट को हमको अकाउंट में ऐसे भी लेना है, बट पैरेलल टू द बाउंड्री शिफ्ट उनको हम लोग जो है टू सम एक्सटेंट इग्नोर करके चलते हैं। और हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा होगा थोड़ा सा चेंज, दैट इज बीइंग इग्नोर। अगर इग्नोर नहीं करते हैं देन वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन कि कहां पे होगा, तो ज्योमेट्री को यूज करके वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द पोजीशन। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि वी विल बी फोकसिंग मोस्टली ऑन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट एंड सेकेंड नॉर्मल शिफ्ट। तो अलोंग द नॉर्मल हमारा कितना शिफ्ट होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। अब यहां से बात ये हो गया कि अगर हम एक ऑब्जर्वर यहां पे रखते हैं, तो ये तो इमेज बन गया, ये जो इमेज का पोजीशन है, अगर ऑब्जर्वर मेरा इस मीडियम के अंदर है तो जो भी हमारा इसके आसपास लाइट रे फॉल करेगा वो इसके आई पर जाएगा, मतलब ट्रांसमिटेड रे जो इसके आई पे फॉल किया। अब उन ट्रांसमिटेड रे का पहले हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, और ट्रांसमिटेड रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगा, इमेज होगा, क्योंकि बताया था कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जो इमेज को जब भी हम रिलेट करते हैं या तो रिफ्लेक्टेड रे से या फिर ट्रांसमिटेड रे से, तो जो भी हमारा ट्रांसमिटेड रे या रिफ्लेक्टेड रे होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज अपीयर टू डाइवर्ज। तो अपीयर टू डाइवर्ज का सीधा सा मतलब है कि इसके आसपास जितने भी रे फॉल किए उससे जो ट्रांसमिटेड रे है वो सब ट्रांसमिटेड रे कहां से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, तो इमेज से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा। मतलब इस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ट्रांसमिटेड रे का रियल इमेज बनेगा ऑन द रेटिना ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो एस था वो कहां दिखाई देगा, आई के जगह पे, इसलिए आई को हम क्या बोलेंगे, एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा जिसको हम बोलेंगे एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ इमेज जो हो गया वो हो गया मेरा एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर को ये दिखेगा यहां पे। हाँ, ये जरूर है कि बताया था कि पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा बिकॉज ऑफ पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रे एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उन इमेज में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पोजीशन में चेंज, डिफरेंस आता रहता है। तो हम लोग जो है इसका मतलब है कि जिस इमेज को वो देखने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मान लो कि कोई एंगल थीटा दे रखा है ऑब्जर्वर का, तो थीटा एंगल पे अगर फ्रॉम द नॉर्मल, अगर इस लाइन में ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उस केस में जो है वो सारे रे जो इस पॉइंट के आसपास फॉल करेंगे उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्जर्वर वहां पे देखेगा। तो इसका मतलब है कि जो पोजीशन ऑफ आई ऑफ ऑब्जर्वर भी मायने रखता है कि हमारा एपरेंट पोजीशन जो दिखेगा ऑब्जेक्ट का वो किस जगह पर दिखेगा। ठीक है, तो पैरेक्सियल रे के करस्पॉन्डिंग हमको अलग पोजीशन पे मिल सकता है, स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन पे। अगर हम मार्जिनल पे लेते हैं तो वो स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन पे हमको मिलेगा। तो इसके हिसाब से अब हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे जाते हैं। पहला बात हो गया कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हर पोजीशन कहां से लेते हैं, तो बाउंड्री से। सेकेंड हो गया हमारा इमेज का पोजीशन जो होगा जो ऑब्जर्वर व्यू करता है, दैट विल बी कॉल्ड एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमको ऑब्जर्वर को दिखाई देगा वो होगा एट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पी से आई तक के जो पोजीशन को हम बात करेंगे उसको बोलेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं यहां से डी आई। अब मान लो कि जो ऑब्जेक्ट हमारा अगर बाउंड्री से नीचे है तो हम डी नॉट को बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो हमारा इमेज इसके नीचे है बाउंड्री के तो इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर होता तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज फॉर्म करता है अगर वो ऊपर है तो उसको बोलेंगे हम लोग एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो ये हमारा हो गया एक्चुअल डेप्थ और एक्चुअल हाइट, एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट हाइट के बारे में। हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो अगर हम लोग सबसे पहले जो फोकस कर सकते हैं वो होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, मतलब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा होगा हमारा ज्योमेट्री, और नेक्स्ट चीज हम लोगों ने बात किया था वो ये था कि जो अगर पैरेक्सियल रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो फिर हम इक्वेशन जो है डिराइव कर लेंगे। जहां तक नॉर्मल शिफ्ट का बात करते हैं तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से देखेंगे कि कितना शिफ्ट हुआ हमारा इन द पोजीशन ऑफ इमेज, और वो जो इमेज का शिफ्ट होगा रिलेटिव टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसको हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्यों बोलते हैं कि ये शिफ्ट लेते हैं अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री। अब हम लोग चलेंगे अगले एक क्वेश्चन को लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर विल गो फॉर पैरेक्सिल। Now we'll be going for question number 39. Question number 39 में दे रखा है cubical vessel with non-transparent wall is so located that eye of an observer doesn't see its bottom but sees all of the wall CD. To what height should water having refractive index 4/3 be poured for the observer to see an object F arranged at a distance of B equals to 10 cm from corner D? The face of the vessel is given to us 40 cm. तो ये एक क्यूबिकल वेसल दे रखा है, इसका इधर 40 सेंटीमीटर इधर 40 सेंटीमीटर हो गया। एक ऑब्जर्वर है जिसका आई बिल्कुल इस कोने पे है और कोने के थ्रू जो है डी वाले कॉर्नर के अलोंग वो जो है लाइन में हमारा प्लेस्ड है, और उस सिचुएशन में वो सामने के वर्टिकल वॉल को तो पूरा देखेगा लेकिन इस पर जितना भी पॉइंट्स होगा उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ कोई भी पॉइंट अगर हम चूज करते हैं तो इससे जो भी रे होगा उस आई पे फॉल करने की सिचुएशन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ कोई पॉइंट भी लेते हैं इससे जो भी रे होगा या तो रिफ्लेक्ट इधर हो गया या फिर इधर से क्रॉस कर जाएगा, इस लाइन में कोई रे नहीं जाएगा या फिर इस लाइन के आसपास से ये क्रॉस नहीं करने का सिचुएशन होगा तो ये बॉटम हमको दिखाई नहीं देगा। तो इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में ये बोला कि अगर बॉटम में किसी पॉइंट को देखना है, जैसे उसने क्वेश्चन में दिया कि अगर एफ एक पॉइंट लाई करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हमारा बॉटम पे लाई कर रहा है, इस एफ को अगर ऑब्जर्वर को देखना है तो हम लोग जो है कितना इसके अंदर वाटर फिल करते हैं, क्योंकि एक सीधा सा बात है कि हम कब किसी भी ऑब्जेक्ट के को देखेंगे या तो उससे जो रेड डायरेक्टली डाइवर्ज हो रहा है वो मेरे आई पे फॉल करे तो उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का इमेज बन जाएगा किसके रेटिना पर ऑब्जर्वर के, और हम बोलेंगे उस पॉइंट ऑफ जो है डाइवर्जेंस को देख पाएंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा आई जिस लाइन में है रे उस लाइन में जो है फॉल करे उसके ऑब्जर्वर के आई पर। तो अब यहां से ये हुआ कि इस पर जो बॉटम पॉइंट है वो डायरेक्टली इस लाइन में नहीं जा रहा है, तो हम लोगों को ये करना एक फेनोमेना हमारे पास है रिफ्रैक्शन में जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है। तो हम अगर ऐसा सिचुएशन करेंगे जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाइवर्ज हो रहा है वो अगर रिफ्रैक्ट होकर के मतलब बेंडिंग के बाद बाउंड्री पे अगर इस लाइन के अलोंग जाएगा तो ट्रांसमिटेड रे इस लाइन के अलोंग जाएगा। ट्रांसमिटेड रे जब इस लाइन के अलोंग जाएगा, हमको ट्रांसमिटेड रे के बारे में पता है कि ट्रांसमिटेड रे हमेशा किस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, इमेज के पोजीशन से। मतलब इमेज के पोजीशन पे इस आई को मतलब ऑब्जर्वर के आई को ऑब्जेक्ट का पोजीशन नजर आएगा और वो कहलाएगा एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात है कि एक्चुअल जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो नहीं दिखाई, लेकिन वही ऑब्जेक्ट उसको किस जगह पे दिखाई दे देगा, एट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो एटलीस्ट हम एक बात कर सकते हैं कि हमारा वो ऑब्जेक्ट जो बॉटम पे लाई कर रहा है वो उसको दिखाई देगा। तो इस चीज के लिए सबसे पहला जो चीज हम समझेंगे ये है कि यहाँ 40 सेंटीमीटर यहाँ 40 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को देखने के लिए हमने जो है वाटर को फिल कर दिया अप टू हाइट h। तो हाइट h तक अगर हम लोग इसको फिल करते हैं तो यहां से यहां तक के हाइट को हम क्या ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं हम लोग h।
इसी h का वैल्यू क्वेश्चन में हमको निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो हमारा 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नियरली इक्वल टू लेते हैं 1। अब ये हो गया कि इससे हर डायरेक्शन में रे निकलेगा। हमको इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर बेंडिंग जो लाइट रे है उस लाइन में जाना चाहिए, मतलब ट्रांसमिटेड रे का जो लाइन होना चाहिए वो इधर की तरफ होना चाहिए। तो ये होगा ट्रांसमिटेड रे जो इसके आई ऑफ ऑब्जर्वर पे फॉल कर सकता है। तो हमको ट्रांसमिटेड रे का डायरेक्शन पता है, ट्रांसमिटेड रे का डायरेक्शन हमको इस पॉइंट से नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट हमको देगा दिस शुड बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइट रे इमर्जिंग आउट ऑफ एफ। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले ट्रांसमिटेड रे का डायरेक्शन इधर हो गया, ये बाउंड्री हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो रे हमारा एफ से डाइवर्स होता हुआ इस पॉइंट पर जाकर के फॉल करेगा वो बेंड होकर के ट्रांसमिटेड रे जो होगा वो चला गया अलोंग द लाइन जिसमें हमारा ऑब्जर्वर का आई प्लेस है। तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एक तरह से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसको हम P से इंडिकेट कर देते हैं। ये एंगल अब मेरा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये एंगल 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एट पॉइंट P पे हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू पता है, दैट शुड बी 45 डिग्री। अब बात होता है यहां से कि अगर हम इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे तो एक रे हम लेते हैं जो नॉर्मल इसके अलोंग जाएगा। तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो एक ट्रांसमिटेड रे ये वाला हो गया, एक ट्रांसमिटेड रे ये हो गया। क्योंकि मोस्टली जो हम लोग बात करते हैं वो नॉर्मल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, पैरेलल टू द बाउंड्री शिफ्ट को अगर हम इग्नोर करके चलते हैं तो ये हो गया हमारा T8। ये दोनों डाइवर्स कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों किसी हालत में मिल नहीं सकता। तो जो इमेज हमारा फॉर्म करेगा दैट विल बी वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो यहां पर दिखेगा ये कहलाएगा एफ डैश। इसका मतलब है कि इस आई को ये जो एफ है वो कहां दिखाई देगा एफ डैश के पोजीशन पे। तो एफ डैश कहलाएगा मेरा एपरेंट पोजीशन ऑफ एफ और एफ कहलाएगा एक्चुअल पोजीशन ऑफ एफ। तो सबसे पहला चीज यहां से हो गया कि अगर हम एफ डैश का बात करेंगे तो एफ डैश क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्चुअल एपरेंट, सॉरी दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां से कि इसको हम लोग लिख लेते हैं क्यू, तो हम लोग क्यू से एफ को बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एफ, और क्यू से एफ डैश को हम बोल सकते थे एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एफ, जो कहां पे हो गया एफ डैश के पोजीशन उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज अगर हम लोग जाएंगे तो समझने के लिए ये हो गया कि हमको निकालना है एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए यहां पर कोई भी अगर मान लो कि हमने इसको नाम दे दिया एन का, तो इस ट्राइंगल पे हम लोग फोकस कर लेते हैं पहले। लेकिन उसके लिए अगर हम पी एंड डी से देखें तो पी एंड डी से एक बात क्लियर है कि ये 45 डिग्री है, मतलब पी एन और एन डी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। पी से लेकर के एन तक का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, एच के बराबर हुआ। तो ट्राइंगल पी एंड डी से, तो सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन पार्ट पे जाते हैं इसके, तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल पी एन डी से। तो ट्राइंगल पी एन डी से हमको क्या मिला, तो पी एन और एन डी का वैल्यू सेम होगा क्योंकि 45 tan 45 के हिसाब से लेंगे। तो लिखेंगे एन डी इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो गया पी एन, और पी एन का वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर। इसका मतलब अगर हम इस डायग्राम में शो करें तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो हमारा आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एच। अब अगर ये एच हो गया तो एन से लेकर के एफ तक का अगर हम डिस्टेंस का बात करेंगे यहां पे
तो n से लेकर के f तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा h माइनस 10 का, तो ये वैल्यू हो गया h माइनस 10 सेंटीमीटर। तो इससे हमको nf का वैल्यू निकल गया। तो एक बार हमने ये निकाल लिया। अब अगर हम लोग लिखते हैं तो nf इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा nt माइनस ऑफ fd, सो दिस विल बी h माइनस 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमारा फोकस करें तो इस ट्राइंगल पे फोकस कर सकते हैं सीधा सीधा। इस ट्राइंगल पे देखेंगे तो ये h माइनस 10 है, ये h है। अगर हमको i का वैल्यू पता होता तो सीधा हम लिखते हैं tan i इक्वल्स टू h माइनस 10 डिवाइडेड बाय h। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल उस इक्वेशन में रहता है h, और उससे हम h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नाउ अब हमारा जो बेसिक टारगेट होगा उस ट्राइंगल पे, उसके लिए हमको i का जरूरत है। i का जरूरत है तो हम क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P पे। तो अब हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप पे, ये होगा पहला। अब लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट P। तो अब यहां से P के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 4/3 साइन i इक्वल टू 1 इंटू साइन 45 डिग्री, 1/√2 हो जाएगा इधर। तो साइन i का जो वैल्यू हो गया दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 4√2। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमको निकालना है तो उसके हिसाब से हम ट्रायंगल को यहां फॉर्म कर लेंगे। यहां 3 हो गया, यहां 4√2 हो गया, तो ये हो जाएगा √23। तो ये हो गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हमने साइन आई निकाल लिया। अब हम लोग ट्राइंगल PNF से जाते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ट्राइंगल PNF से, तो ट्राइंगल PNF से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं h माइनस 10 डिवाइडेड बाई h इक्वल्स टू tan i। तो ये हो गया मेरा tan i इक्वल्स टू h माइनस 10 डिवाइडेड बाय h। अब tan i का वैल्यू अगर हम यहां से लिखें तो 3/√23, तो ये हो गया 3/√23 इक्वल्स टू, इसको क्रैश कर देंगे तो 1 माइनस 10/h हो जाएगा। अब इससे 10/h का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3/√23। तो इससे हम लोग लिख लेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट 10/h इक्वल्स टू नथिंग बट 1 माइनस, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय √23। हमको h का वैल्यू फाइनली निकालना था, तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लास्ट पार्ट में लिख देता हूं कि ये हमारा हो गया लास्ट पार्ट, जिसमें हमारा h का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय हो गया 1 माइनस 3/√23 इन सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर हम लोग मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये आंसर हो गया हमारा। अगर मान लो कि हम लोग क्वेश्चन में निकालने बोलता कि बताओ भैया QF डैश का वैल्यू कितना है, मतलब हम अगर निकालते एपरेंट पोजीशन ऑफ F रिलेटिव टू द बाउंड्री, तो इस बाउंड्री से कितने डिस्टेंस पे QF डैश निकालना है, तो हम इस ट्राइंगल पे फोकस कर लेते। ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाता, 45 डिग्री हो जाता। ठीक है, ये अगर 45 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक हमारा कितना है h माइनस 10, तो ये हो जाता है h माइनस 10। और ये डिस्टेंस भी अगर हम देखते तो फिर कितना हो जाता है, इस ट्राइंगल के हिसाब से tan 45, तो h माइनस 10 ही हो जाता है। तो एक्स्ट्रा पार्ट में हम लोग बात कर सकते थे कि हमारा Q से लेके F डैश तक का पोजीशन मिल जाता। अगर नॉर्मल शिफ्ट का बात करता है तो हम लोग लिखते हैं F डैश का, और F डैश को अगर हम लोग लेकर के चलते तो h में माइनस कर देते हैं h माइनस 10, मतलब ये वैल्यू कितना होता है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ भी इस ट्राइंगल पे हम देखें तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना आता है 10 सेंटीमीटर आता है हमारा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर हमारा नॉर्मल शिफ्ट का बात करेंगे तो F डैश विल बी कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, जिसका वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर आया। एपरेंट डेप्थ का बात करते हैं
तो हमारा इस सिचुएशन में h-10 का होता, तो ये हो गया क्वेश्चन। h हमारा निकला हुआ है, उसमें 10 माइनस कर देते तो हमको QF डैश का वैल्यू निकल जाता। तो एक्स्ट्रा पार्ट के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो ये दो बात पर ध्यान रख सकते हैं। QF डैश इक्वल्स टू नथिंग बट h-10, whereas FF डैश comes out to be 10 centimeter. So this is the conclusion of question number 39. Now we will be going for the next topic, means formation of image due to paraxial ray। और paraxial ray के बारे में बोला था कि जो भी incoming ray at the boundary होगा, मतलब incident ray at the boundary, that should be close to point P, that is a point of incidence where normal to the boundary will be passing through object। तो इस चीज को लेकर के हम लोग जो है, और जब भी पैरिक्सियल रे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या डिराइव करेंगे, तो इक्वेशन डिराइव करेंगे एंड यूजिंग दैट इक्वेशन विल गो फर्दर। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू पैरिक्सियल रे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो apparent depth or apparent height in the position of object when object is viewed by keeping the eye of observer close to the normal at the boundary passing through